जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आज के अर्ली मॉर्निंग के इस करंट अफेयर्स के सेशन में। तो आज है 13 जुलाई 2025 और आज फिर से हम लोग जानेंगे 10 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो कि हम लोग एमसीक्यूज के रूप में पढ़ते हैं। एमसीक्यूज तो सिर्फ एक बहाना होता है ना। उसके माध्यम से हम लोग किसी भी आर्टिकल के बारे में, किसी भी न्यूज़ के बारे में, जो भी वो सारी घटनाएं जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से उपयोगी होती हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी होने लायक न्यूज़ होती है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो एमसीक्यूज़ तो एक बस बहाना होता है। एक आर्टिकल से कई प्रकार के एमसीक्यूज़ बनाए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग एक एमसीक्यूज़ पकड़ते हैं और उसको लेकर के हर आर्टिकल को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फिर से आज लेकर आए हैं सेशन आपके लिए। तो शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं कि आज का पहला आर्टिकल क्या है। तो देखिए, पहले आर्टिकल को जानने के लिए सबसे पहले हम लोग इस एमसीक्यूज़ पर नज़र डालते हैं कि हाल ही में कौन $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। हाल ही में कौन $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि एनवीडिया जो है, एनवीडिया यह $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से। देखिए, एनवीडिया जो है हाल ही में 4 ट्रिलियन पार करने वाली बाजार पूंजीकरण, $4 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली जो है दुनिया की पहली कंपनी बनी है। यह उपलब्धि जो है कंपनी के एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स की भारी डिमांड के कारण जो है संभव हुई है। ठीक है, मार्केट कैप यानी कि कंपनी के कुल शेयरों की बाजार कीमत का योग जो है, जिससे कि कंपनी की कुल वैल्यू का पता चलती है। 2023 में एनवीडिया का मार्केट कैप जो है करीब $1 ट्रिलियन था। सिर्फ 2 साल में 4 गुना जो है यह बढ़ गया है। आगे बात करते हैं तो इससे पहले जो है एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जो है $3 ट्रिलियन क्लब में थे, लेकिन 4 ट्रिलियन सबसे पहले एनवीडिया ने छुआ है। एनवीडिया का मार्केट कैप जो है अब भारत की जीडीपी के लगभग बराबर है। यह रिकॉर्ड वॉल स्ट्रीट और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए जो है ऐतिहासिक है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि अब हम लोग जानेंगे अगले आर्टिकल के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। हाल ही में किस राज्य ने शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश जो है, ठीक है, आंध्र प्रदेश ने शहरी गरीब महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए डिजी लक्ष्मी योजना की शुरुआत किया है। तो इस आर्टिकल के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, इस योजना का मकसद जो है महिलाओं को डिजिटल सेवा प्रदाता और लघु उद्यमी बनाना है। इस योजना के तहत जो है शहरी इलाकों में 9034 कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC जो है स्थापित किए जाएंगे, जिन्हें महिलाएं चलाएंगी। महिलाएं इन कियास्क के जरिए जो है 250 प्लस सरकारी सेवाएं जैसे कि बिल भुगतान, प्रमाण पत्र, आवेदन आदि जो है उपलब्ध कराएंगी। यह एक उद्यमी पहल का हिस्सा है, जिससे हर परिवार से एक महिला स्वरोजगार जो है कर सके। इससे पहले कर्नाटक में जो है गृह लक्ष्मी और हरियाणा में जो है लाडो लक्ष्मी जैसी योजनाएं थी, लेकिन डिजी लक्ष्मी जो है यह डिजिटल सेवाओं पर जो है केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य जो है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और डिजिटल इंडिया मिशन को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की जो लागत है, इसमें उनकी बैटरी का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। अभी जो इलेक्ट्रिक वाहन है तो इनकी लागत में जो है उनकी बैटरी का कितना प्रतिशत हिस्सा होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि 40% होता है। जो भी अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो भी इलेक्ट्रिक वाहन हैं, उनकी लागत में जो है सिर्फ बैटरी का 40% हिस्सा होता है। देखिए, बैटरी की कीमतें जो है लगातार घट रही है, जिससे कि इलेक्ट्रिक वाहन भी सस्ते हो रहे हैं।
तो इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत में सबसे बड़ा योगदान जो है बैटरी का ही होता है। बाकी लागत जो होता है मोटर, बॉडी और इलेक्ट्रॉनिक्स की होती है। सरकार ने बैटरी निर्माण में इस्तेमाल होने वाले जो खनिज होते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी हटाई है, जिससे लागत और भी घटेगी। पहले बैटरी की लागत इलेक्ट्रिक वाहन की कुल कीमत का 50% तक थी, लेकिन अब यह 40% के जो है आसपास है। पेट्रोल और डीजल वाहनों में जो है इंजन की लागत कुल कीमत का लगभग 20 से 25% होती है, जबकि इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी सबसे महंगी पार्ट है। तो इन सभी बातों को जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि सेमीकॉन इंडिया 2025 अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण जो है सम्मेलन 4 सितंबर 2025 को कहाँ आयोजित किया जाएगा। सेमीकॉन इंडिया 2025 जो है अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण सम्मेलन 4 सितंबर 2025 को जो है कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, नई दिल्ली में। कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में जो है आयोजित किया जाएगा, ठीक है। देखिए, सेमीकॉन इंडिया 2025 जो है अगले सेमीकंडक्टर पावर हाउस का निर्माण, ये सम्मेलन जो है 2 से 4 सितंबर 2025 को यशोभूमि नई दिल्ली में आयोजित होगा। यह सम्मेलन जो है भारत को सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इनोवेशन का हब बनाने के लिए किया जा रहा है। इसमें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, निवेशक, सरकार, स्टार्टअप्स और शिक्षाविद जो है शामिल होंगे। आयोजन का उद्देश्य क्या है? भारत में सेमीकंडक्टर उत्पादन, निवेश और रिसर्च को बढ़ावा देना। पिछले वर्षों में भी यह सम्मेलन जो है नई दिल्ली में ही आयोजित हुआ है। ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका पहले सेमीकंडक्टर का पावर हाउस है। अब भारत जो है तेज़ी से इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि 11 जुलाई को जो है 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो देखिए, इसकी शुरुआत जो है, यानी कि विश्व जनसंख्या दिवस जो 11 जुलाई को मनाया जाता है, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दैट मीन्स की यूएनडीपी के द्वारा की गई थी। इस दिन का उद्देश्य जो है जनसंख्या से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाना, जैसे कि परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी, स्वास्थ्य आदि, इन सभी से जुड़े मुद्दों पर जो है जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। पहली बार यह दिवस 11 जुलाई 1990 को 90 से ज़्यादा देशों में मनाया गया था। 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी 5 अरब पहुंची थी। उसी से प्रेरित होकर जो है यह दिन चुना गया। इस साल की थीम क्या है? तो इस साल की थीम यूएनडीपी और यूएनएफपीए तय करते हैं। और इस साल की थीम जो है, इसकी थीम जो है यूएनडीपी और यूएनएफपीए तय करते हैं। और इस साल की थीम क्या है? तो इस साल की थीम है एम्पावरिंग यंग पीपुल टू क्रिएट द फैमिलीज दे वांट इन अ फेयर एंड होपफुल वर्ल्ड। ये इस साल की थीम है, इस साल की, दैट मीन्स की 2025 की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा जो है किस शहर में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ में, जो कि उत्तर प्रदेश का शहर है। देखिए, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है, इन्होंने मेरठ में एग्रीटेक इनोवेशन हब, किसका? एग्रीटेक इनोवेशन हब का जो है उद्घाटन किया है। यह हब जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में स्थापित हुआ है। हब में IoT, AI, स्मार्ट सिंचाई स्वचालन और रियल टाइम एनालिटिक्स जैसी आधुनिक तकनीकें जो है उपलब्ध है। इसका उद्देश्य जो है सटीक खेती, टिकाऊ कृषि और कृषि स्टार्टअप्स को जो है बढ़ावा देना है। IIT रोपड़ और SVPUAT मेरठ की साझेदारी से जो है यह हब बनाया गया है। यह उत्तर भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे हब बन रहे हैं, लेकिन मेरठ का हब जो है
AI और IoT आधारित तकनीक पर खास फोकस करता है, तो इसलिए इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आज का अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की मंजूरी दी है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को कितने करोड़ रुपए से अधिक राशि जारी करने की मंजूरी दी है। तो आपको इसको याद रखना है कि 1066 करोड़ रुपए से जो है अधिक राशि जारी करने की मंजूरी दी गई है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इस आर्टिकल के बारे में। देखिए, केंद्र सरकार ने जो है बाढ़ और भूस्खलन प्रभावित 6 राज्यों को 1066.80 करोड़ रुपए की राशि जो है जारी करने की मंजूरी दी है। केंद्र सरकार जो है 6 बाढ़ प्रभावित राज्यों में से असम को 375.6 करोड़ रुपए, मणिपुर को 29.2 करोड़ रुपए, मेघालय को 30.4 करोड़ रुपए, मिजोरम को 22.8 करोड़, केरल को 153.2 करोड़ और उत्तराखंड को सबसे ज़्यादा 455.6 करोड़ रुपए जो है राज्य आपदा मोचन निधि यानी कि SDRF से केंद्रीय हिस्से के रूप में दिए गए हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। SDRF का उपयोग जो है राज्यों में आपदा राहत और बचाव कार्यों के लिए किया जाता है। राहत राशि के अलावा जो है सेना, वायुसेना, NDRF की टीमें जो है राहत कार्यों में तैनात की गई हैं। इस साल SDRF और NDRF के कुल 80,000 करोड़ रुपए से अधिक सहायता 19 राज्यों को दी जा चुकी है। पिछले वर्षों में भी केंद्र सरकार ने बाढ़ भूस्खलन से प्रभावित राज्यों को SDRF और NDRF के जरिए राहत राशि जारी की थी, लेकिन इस बार तत्काल 1066 करोड़ रुपए जो है मंजूर किया गया है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। हाल ही में किस राज्य ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए गज मित्र नामक पहल शुरू किया है। कौन सी पहल? गज मित्र नामक पहल की शुरुआत की है किस राज्य ने बढ़ते हुए मानव हाथी संघर्ष को रोकने के लिए। तो इसको याद रखिएगा कि ये जो असम सरकार है, असम सरकार ने बढ़ते मानव हाथी संघर्ष के लिए गज मित्र नामक पहल शुरू की है इसको रोकने के लिए। देखिए, गज मित्र पहल जो है असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए शुरू की है। यह योजना सबसे पहले असम के 8 सर्वाधिक प्रभावित जिलों में लागू किए हैं। कौन कौन से? तो ग्वालपाड़ा, बक्सा, उदलगुड़ी, सोतीपुर, नगांव, गोलाघाट, जोरहाट और विश्वनाथ, ये जो 8 जिले हैं, इनमें जो है सबसे पहले गज मित्र पहल जो है शुरू किया गया है। योजना के तहत जो है गाँवों में AI कैमरे, त्वरित प्रतिक्रिया दल और हाथियों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाएगी। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि हाथियों को गाँवों में घुसने से रोकना, फसलों और संपत्ति की सुरक्षा और दोनों की जो है जान बचाना। असम में हर साल औसतन 70 लोगों और 80 हाथियों की मौत जो है मानव हाथी संघर्ष में होती है। मेघालय ने गज यात्रा अभियान शुरू किया था, लेकिन गज मित्र जो है असम की विशिष्ट पहल है। तो इस बात को जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो आज का अगला MCQs के रूप में ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव जो है घोषित किया है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये तो आपको पता होगा कि ये कौन कर सकता है। तो महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र सरकार ने आधिकारिक तौर पर गणेश उत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया है। ठीक है, तो आपको पता होगा महाराष्ट्र में जो है गणेश उत्सव कितना जोर शोर से मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा इसके बारे में भी। देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने जो है हाल ही में गणेश उत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है और घोषणा जो है राज्य के सांस्कृतिक मामलों के मंत्री आशीष शेलार ने विधानसभा में किया। अब राज्य सरकार सार्वजनिक गणेशोत्सव के प्रचार प्रसार, व्यवस्थापन और खर्च की जिम्मेदारी उठाएगी। गणेश उत्सव की शुरुआत जो है 1893 में लोकमान्य तिलक ने किया था
लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। सामाजिक एकता और राष्ट्रवाद के जो है उद्देश्य से। यह महाराष्ट्र की सांस्कृतिक पहचान और गौरव का प्रतीक माना जाता है। अब तक महाराष्ट्र में ही गणेश उत्सव को ऐसा दर्जा मिला है, अन्य राज्यों में यह सिर्फ एक सांस्कृतिक पर्व के रूप में जो है मनाया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट के स्तर पर जो है पहुंच गई है। वर्तमान में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है कितने गीगावाट के स्तर पर पहुंच गई है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, 227 गीगावाट। कितना? 227 गीगावाट, ठीक है। देखिए, भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता जो है मई 2025 में 226.74 गीगावाट, लगभग 227 गीगावाट जो है इसके स्तर पर पहुंच गई है। इसमें सौर, पवन, बायोमास, लघु जल विद्युत आदि सभी स्रोत जो हैं शामिल है। सौर ऊर्जा का योगदान सबसे ज़्यादा है, इसके बाद पवन ऊर्जा का स्थान है। 2023-24 में यह क्षमता लगभग 198.75 गीगावाट थी, यानी कि एक साल में 70% से ज़्यादा की जो है वृद्धि हुई है। भारत का लक्ष्य जो है 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश है। तो इसको आपको याद रखना है, चीन और अमेरिका के बाद जो है भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक देश है। तो उम्मीद करता हूँ आज के सारे आर्टिकल्स के न्यूज़ जो है समझ में आ गए होंगे आपको, और सभी बहुत अच्छे से आपको याद भी हो गए होंगे। तो क्लास आपको कैसा लगा लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो दोस्तों को शेयर भी करिएगा, और अगर आपको लगता है कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो है हमारा चैनल हेल्पफुल है और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।